नमस्कार आप सभी को। नॉर्सेट 6 की प्री प्लस मेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और ये सीरीज़ जो है अभी स्टार्ट हो गई है, तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी से सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। और कल आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट रहेगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स ही जो है सीरीज़ को आगे कैरी करने में मेरी हेल्प करेगा। क्योंकि मैं ये जो कर रही हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मुझे इससे कोई भी 0% पर्सनल बेनिफिट है। मुझे सिर्फ ये है कि मुझे ये बेनिफिट है कि जब आपका सिलेक्शन होता है मुझे खुशी होती है, बस इतना। ठीक है, तो प्लीज़ आप सीरीज़ के साथ ईमानदारी से जुड़िए, मेहनत करिए और मुझे प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या ऐड ऑन करना है। आप कुछ भी सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्लाइंट इज़ टू अंडरगो अ कमिटेड टोमोग्राफी CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन विद ओरल कंट्रास्ट and the nurse provide pre-procedure instruction. The nurse instruct the client to take which action in pre-operative period. कि एक प्री ऑपरेटिव पीरियड है, ठीक है। नर्स जो है पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देगी, अगर उसका क्या होना है, CT स्कैन होना है और CT स्कैन में ओरल कंट्रास्ट, ओरल डाई देनी है। सबसे पहले तो जब ओरल डाई हम देते हैं तो हमेशा पेशेंट को क्या करना होता है, NPO करना होता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहती है वो है NPO करना। NPO करने का क्या पर्पज़ है कि पेशेंट उस टाइम पे वॉमिटिंग वगैरह ना करे, क्योंकि कंट्रास्ट से भी पेशेंट की जो GI सिस्टम है वो इरिटेट होता है। तो उसको पहले NPO रखना होता है फॉर CT स्कैन। और जो है CT स्कैन अगर हो रहा है और डाई दी जा रही है तो उसको आयोडीन से एलर्जी चेक करनी है कि आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि जो आयोडीन कंपोनेंट ही मेनली डाई में प्रेजेंट होता है। दूसरा है लिमिट सेल्फ टू ओनली 2 सिगरेट्स ऑन द मॉर्निंग, नहीं सिगरेट नहीं पीनी है, ठीक है। हैव अ क्लियर लिक्विड ब्रेकफास्ट, NPO रखना है, ब्रेकफास्ट नहीं देना है। टेक ऑल रूटीन मेडिकेशन विद ग्लास ऑफ वाटर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट। ये जो है टेस्ट के बाद जनरली पेशेंट को हम दे देते हैं, मॉर्निंग के लिए थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करते हैं। तो ए करेक्ट आंसर रहेगा कि अवॉइड करना है ईटिंग और ड्रिंकिंग आफ्टर मिडनाइट। Then a client admitted to the hospital is diagnosed with urethritis caused by chlamydial infection. The nurse should implement which precaution to prevent contraction of infection during this care? अब जो है एक पेशेंट है जिसको यूरेथ्राइटिस है, वो क्लेमाइडल इन्फेक्शन के साथ एडमिट हुआ है, तो उसको केयर देने के लिए कौन सी प्रिकॉशन जो है नर्स लेगी ताकि इन्फेक्शन ना जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। एंटेरिक प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, वियरिंग ग्लव्स एंड मास्क। अब जो है इसमें एक ब्रॉड टर्म आ रही है यहाँ पे सारे टर्म्स में, जिसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अप्रोच। अम्ब्रेला अप्रोच का मतलब है कि उसके अंदर ही सारे टर्म्स इंक्लूड हो रही हैं। तो वो क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में कॉन्टैक्ट भी आ गया, एंटेरिक भी आ गया, ग्लव्स मास्क भी आ गया। तो एक जो अम्ब्रेला टर्म आ रही है ओवरऑल, इसको अम्ब्रेला अप्रोच बोलते हैं, जहाँ पे एक बड़ी छतरी के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप से आ रही हैं। तो दिस इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इज द आंसर, कि सारी प्रिकॉशंस आप लेंगे जहाँ पे आपको उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। Then nurse in charge of a long-term care facility is planning the client care assignment for the day. Which client should be assigned to the unlicensed assistive personnel? अब यहाँ पे देखिए क्या है, अनलाइसेंस्ड है, अनलाइसेंस्ड पर्सनल जो कि नर्सिंग हेल्प होती है उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे उनको कौन से पेशेंट्स हम दे सकते हैं? ऑप्शन है पेशेंट ऑन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, बी क्लाइंट विद डिस्निया हु इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी, सी client scheduled for transfer to the hospital for surgery, and D a client with gastrectomy tube who requires tube feeding every 4 hours. अब जो है ये देखिए, बेड रेस्ट वाला पेशेंट है, डिस्निया है, एक को ट्रांसफ़र करना है सर्जरी के लिए, गैस्ट्रोस्टमी वाला पेशेंट है जिसको फीड देनी है। अब ये अनलाइसेंस्ड बंदा है, ये कोई भी जो है प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता। तो हम बेड रेस्ट वाला पेशेंट इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये उसकी केयर करने में, उसको पोजीशनिंग करने में, बेड पेन वगैरह देने में, ये वो काम उससे हम करा सकते हैं। बाकी तीनों पेशेंट्स जो हैं वो कैसे लाइसेंस्ड केयर डिज़र्व करते हैं और ये प्रॉपर प्रोफेशनल केयर डिज़र्व करते हैं। तो ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। यहाँ हम ना नेग्लेक्ट वाली स्ट्रेटेजी देखते हैं कि किन किन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऑब्वियसली आंसर हमारे सामने खुल के आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ए राइट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट, क्विनेप्रिल हाइड्रोक्लोराइड is prescribed as an adjunctive therapy in the treatment of heart failure.
आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट डोज द नर्स शुड मॉनिटर विच आइटम एज द प्रायोरिटी। क्यों ना प्रिल, जिनके भी पीछे प्रिल लगता है ना, प्रिल वाले जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इनको मेनली हम हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट्स में देते हैं। अगर ये हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है तो ये इनमें से हमें क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें भी हम मॉनिटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी की बात है तो यहाँ BP मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि जब भी हम कभी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। और इसको हम जो है ACE इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन भी बोलते हैं कि इन ड्रग्स की वजह से ये हो रहा है, तो इसीलिए हमें जो है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना है। D। Next, a client scheduled for bowel surgery states to the nurse, I am not sure if I should have this surgery. What response by the nurse is appropriate? एक पेशेंट है जो सर्जरी के लिए पोस्टेड है, कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे सर्जरी करानी चाहिए, तो कौन सा रिस्पॉन्स यहाँ नर्स देगी। हमेशा यहाँ पे ऐसा इन क्वेश्चंस के जो ट्रिक होती है ये होता है, ये जो ओपन एंडेड चीज़ें होती हैं, ओपन एंडेड है, क्लाइंट की एंग्जाइटी को जो एड्रेस कर रही हैं, ये सारे आंसर्स जो हैं यहाँ पे हमें टिक करने होते हैं। ऑप्शन 8 इज़ योर डिसीजन, नो, इसको हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ये नहीं होगा। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, फॉल्स एश्योरेंस किसी भी चीज़ में नहीं देना है। हमें नहीं पता सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो ये फाइननेस वाली बात हमें नहीं बोलनी है। वाई डोंट यू वॉन्ट टू हैव दिस सर्जरी, एक सीधा क्वेश्चन नहीं करना है कि क्यों नहीं करना है, ये D रहेगा। टेल मी व्हाट कंसर्न्स यू हैव, ताकि पेशेंट्स वेंटिलेट करें, पेशेंट के जो कंसर्न है वो बाहर आए और उसके बाद जो है हम क्या कर सके, उनको एड्रेस कर सके। तो D यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड द नर्स डिटरमाइंस दैट विच क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम। फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा, यहाँ कौन सा क्लाइंट रिस्क पे होगा। अ क्लाइंट टेकिंग डायूरेटिक ले रहा है तो बॉडी से सारा फ्लूइड निकल रहा है तो रिस्क पे नहीं होगा। क्लाइंट विद इलियोस्टमी वाला भी रिस्क पे नहीं होगा। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है इन दोनों केसेस में, तो ये भी नहीं होगा। क्लाइंट विद किडनी डिजीज, ये होगा क्योंकि किडनी डिजीज में क्या नहीं हो रहा है, यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है, जिसकी वजह से सारा यूरिन अक्यूमुलेट होके क्या कॉज कर रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम कॉज कर रहा है। द क्लाइंट अंडरगोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग, इनमें भी लो होगा क्योंकि ये सारा फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ C करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, और फिल्टर नहीं कर पा रही है तो सारा जो फ्लूइड है वो बॉडी में रिटेन रह रहा है, तो ये एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम कॉज कर रहा है। तो C करेक्ट आंसर होगा। Next, the nurse provide medication instruction to the client about digoxin. Which statement by the client indicate understanding of adverse effect? एडवर्स इफेक्ट जो है डिजॉक्सिन हमेशा जब भी देते हैं, डिजॉक्सिन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डिजॉक्सिन जब भी हम देते हैं तब एपिकल पल्स की बात होती है, पल्स रेट की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस पढ़ते हैं। ब्लड विजन इज एक्सेप्टेड, ब्लड विजन इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज द साइड इफेक्ट एंड शुड बी टोल्ड टू द फिजिशियन। Then if I am nauseated or vomiting, I should stay on liquid and take some liquid antacids. नोज़िया और वोमिटिंग जो है, इस ड्रग को जनरली हम फूड के साथ भी देते हैं ताकि जो है GI डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये वाले भी नहीं होंगे। दिस मेडिकेशन में कॉज हेडेक एंड वीकनेस बट दिस इज़ नथिंग टू वरी। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स की बात हो रही है, दिस इज़ टू वरी अबाउट, और ये जो है इन्फॉर्म करना होता है। इफ़ माई पल्स रेट ड्रॉप्स बिलो 60 आई शुड लेट माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। येस, इन पेशेंट्स को पल्स रेट मॉनिटर करने के लिए बोलते रहते हैं। अगर ये 60 से कम हो जाती है तो ये फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, और अगर ये बच्चे की बात हो रही है, चाइल्ड की बात हो रही है, चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो ये अगर 70 इज़ द कट ऑफ, अगर 70 से कम है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। और अगर न्यूनेट की बात हो रही है तो ये 80 जो होती है वो कट ऑफ होती है, 80 से कम होना, इन्फॉर्मेशन टू द फिजिशियन इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे अगर पल्स रेट ड्रॉप हो रही है, हमेशा एपिकल पल्स या फिर पल्स रेट जो है, इस तरीके के क्वेश्चन डिजॉक्सिन में पूछे जाते हैं। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि टॉक्सिसिटी के क्या साइन है, ये साइन प्रेजेंट हो रहा है तो नर्स क्या करेगी, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ D राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द नर्स हैज़ रीइंफोर्स्ड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट हु हैज़ अंडरगोन राइट मास्टेक्टमी विद एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। नीड फॉर फर्दर टीचिंग का मतलब है कि क्लाइंट गलत बोल रहा है और उसको जो है समझाना है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है वो, आई शुड यूज़ अ स्ट्रेट रेजर टू शेव अंडर माई आर्म्स, आई नीड टू बी श्योर दैट आई डोंट हैव ब्लड प्रेशर और ब्लड ड्रॉन फ्रॉम माई राइट आर्म,
I should inform all my healthcare providers that I have had this surgical procedure and I need to be sure to wear thick mitt handcuff or holder while I am cooking and touching hot pans. यहाँ पे जो है सेंसेशन की बात आ जाती है कि सेंसेशन भी थोड़ी ऑल्टर करती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जब राइट मास्टेक्टमी हुई होती है लिम्फ नोड डाइसेक्शन के साथ, तो वहाँ पे पेशेंट को बोलते हैं कि आपको जो है ठंडा या गर्म चीज़ एकदम से नहीं छूनी है, ठीक है, सेंसेशन नहीं होती है तो हाथ जल सकता है, इसीलिए क्या करना है, तो उसको कोई ग्लव्स जो मिट पहन के, थिक मिट पहन के जो है वह उठाना है, तो ये ठीक बात है। देन हेल्थ सबको बताना है कि आपकी ये सर्जरी हुई है, ताकि उस आर्म से जो है आपका बीपी वगैरह मॉनिटर ना करें और क्या ना करें, ब्लड सैंपल ना ड्रॉ करें और आपकी जो पोजीशनिंग है उसको मेंटेन रखें। तो ये दोनों ऑप्शंस भी ठीक है। ये गलत बात है कि स्ट्रेट रेजर जो है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे जो है सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है और मे कॉज इंजरी और डिसरप्शन ऑफ द सूचर्स और ऑल, तो इसीलिए जो है स्ट्रेट रेजर अंडर द आर्म्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और नीड फॉर फर्दर टीचिंग रिक्वायर कर रहा है। ए नेक्स्ट, द क्लाइंट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट, द नर्स शुड एम्प्लॉय विच प्रायोरिटी एक्शन इन केयर ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन जो है वो क्या है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ठीक है, और जो मॉर्फिन सबसे मेन काम करता है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है एंड जो कफ रिफ्लेक्स है उसको सप्रेस करता है, ठीक है, कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा कि एनकरेज करना है क्लाइंट को कफ करने के लिए, डीप ब्रीथ करने के लिए, ताकि ये ना हो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो और पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो इजी प्रॉपरली मेंटेन हो। तो यहाँ डी करेक्ट आंसर होगा। ओपियोइड टॉक्सिसिटी के लिए हम मॉनिटर करते हैं, जिनमें अगर टॉक्सिसिटी के साइन की बात करूँ तो टॉक्सिसिटी के साइन में क्या होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल्स, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पिन पॉइंट प्यूपिल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो ओपियोइड टॉक्सिसिटी में जो है मेन सिम्टम्स प्रेजेंट होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। द नर्स केयरिंग फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिस्टोसिया डिटरमाइंस दैट द प्रायोरिटी इज इन विच एक्शन। डिस्टोसिया क्या होता है, डिफिकल्ट लेबर को हम डिस्टोसिया बोलते हैं, जहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी, अगर लेबर डिफिकल्ट है तो प्रायोरिटी हमेशा माँ और बच्चा रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, प्रोवाइड चेंजेस, पोजीशन चेंज एंड प्रोवाइड कंफर्ट मेजर, नो। देन एक्सप्लेनेशन टू द फैमिली यहाँ पे रोल नहीं प्ले कर रही है। मॉनिटरिंग फॉर चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑफ मदर एंड फिटस, ये रहेगा क्योंकि डिस्टोसिया है, मदर सफ़र कर रही है, मदर के साथ साथ वूम में जो है फिटस भी सफ़र करेगा, तो ये रहेगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हु हैज़ हैड एप्लीकेशन ऑफ right arm cast complains of pain at the wrist when the arm is moving passively moved, what action should the nurse take first? अब जो है ऐसे क्वेश्चंस की बात होती है तो सबसे पहले हम नर्सिंग प्रोसेस की बात करते हुए हमारा सबसे पहला पार्ट क्या आता है, असेसमेंट वाला पार्ट आता है। अगर यहाँ पेशेंट जो है पेन कंप्लेंट कर रहा है और पैसिवली पेन कंप्लेंट कर रहा है मूव करने पे, तो ये क्या सिम्टम शो कर सकता है कि ये शो कर सकता है कि ब्लड सप्लाई हो सकता है वहाँ नहीं हो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, असेस करना है। असेस वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। अब यहाँ एलिवेट द आर्म एलिवेट करना इज नॉट असेसमेंट, दिस इज इंटरवेंशन, ठीक है, ये नहीं होगा। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ये भी नहीं है। मेडिकेट विद इन एडिशनल डोज, ये भी नहीं है। देन चेक फॉर पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस, ये है। यहाँ असेसमेंट कर रही है और असेसमेंट में कुछ गड़बड़ मिल रही है, तब जो है बाकी के ऑप्शंस की तरफ हम फॉरवर्ड करेंगे, फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, बाकी चीज़ जो भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा वो ड्रग्स हम देंगे। तो डी करेक्ट आंसर होगा। Next, the nurse is caring for a client who had just returned from room after an undergoing abdominal surgery. The nurse should monitor for which early sign of hypovolemic shock. एक सर्जरी हुई है, हाइपोवोलेमिक शॉक का साइन क्या होगा, स्लीपीनेस प्रेजेंट होती है ड्यू टू द एनेस्थीसिया इफेक्ट, सो दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। इंक्रीज्ड पल्स रेट, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज्ड ओरिएंटेशन टू सराउंडिंग। ओरिएंटेशन टू सराउंडिंग जनरली इतना नहीं प्रेजेंट होता है इन पेशेंट्स में, क्योंकि एनेस्थीसिया के इफेक्ट से अभी रिकवर नहीं होते हैं। देन इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज पल्स रेट। सबसे पहले इंक्रीज पल्स रेट होता है, बीपी ड्रॉप होता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगी, लेकिन दिस इज नॉट अर्ली साइन, ठीक है, ये अर्ली में नहीं होगा, ये बाद में होगा। यहाँ पे इंक्रीज डेप्थ, इंक्रीज पल्स रेट और बीपी ड्रॉप इज द मेनली सिम्टम विच शोज हाइपोवोलेमिक शॉक और इंटरनल ब्लीडिंग, तो बी राइट आंसर होगा।
The nurse is teaching a client in skeletal traction about measures to increase bed mobility. Which item will be most helpful for this client? बेड पे मोबाइल होना है ताकि जो है आपको बेड सोर्स ना हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे, आपकी जो मसल्स हैं वो एक्शन में रहें। तो इसके लिए कौन से जो आइटम है वो अप्रोप्रिएट रहेगा? टेलीविजन, फ्रैक्चर बेड पेन, ओवरहेड ट्रेपीज एंड रीडिंग मटेरियल। यहाँ ट्रेपीज बार देखिए ऊपर जो लटके होते हैं उनको पेशेंट पकड़ के थोड़ा अप एंड डाउन कर सकता है, थोड़ा जो है साइड में पोजीशनिंग कर सकता है जिससे कि उसकी मसल्स यूज हो रही हैं। तो यहाँ ट्रेपीज, ओवरहेड ट्रेपीज जो है मोबिलिटी, बेड पे ही मोबाइल होने में उसकी हेल्प करेगा। सी। नेक्स्ट, नर्स just assisted a client back to the bed after a fall. Then nurse and healthcare provider has assessed the client and have determined the client is not injured. ये बीच में कुछ और लिखा हुआ है, ये not injured. After completing the incident report, the nurse should implement which action? अब जो है पेशेंट को एक बार तो देख लिया कि पेशेंट को कहीं इंजरी नहीं हुई है, लेकिन कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट अगर भरते हैं, कभी भी कोई पेशेंट को कोई इंजरी होती है, फॉल करता है या कुछ भी होता है मतलब इन द हॉस्पिटल, तो उसका हमें क्या भरना होता है? इंसिडेंट फॉर्म भरना होता है। अब उसको उठाया पेशेंट को, देखा कोई इंजरी नहीं है, इंसिडेंट फॉर्म भरने वाले हो। इंसिडेंट फॉर्म में हमें हर एक बारीकी देनी होती है कि पेशेंट को यहाँ लगी है, वहाँ लगी है। तो इंसिडेंट फॉर्म भरने से पहले क्या करेंगे? रीअसेस द क्लाइंट, कंडक्ट अ स्टाफ मीटिंग टू डिस्क्राइब द फॉल, document in the nurse's note that incident report was completed and contact the nursing supervisor to update information regarding the fall. सब कुछ करने से पहले क्लाइंट को एक बार दोबारा रीअसेस करना होता है कि कहीं जो वो इंस्टेंट इंजरी कई बार बाद में होती है ना, दर्द होता है, बाद में पता चलता है, ब्लूइशनेस आ जाती है, एकदम से गिरते ही तो नहीं आती, तो उन चीज़ों के लिए हमें बाद में रीअसेस करना होता है इंसिडेंट फॉर्म भरने से पहले। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, the nurse arrives at work and told to report float to intensive care unit for the day because ICU is understaffed and need additional nurses to care for the clients. The nurse has never worked in the ICU. The nurse should take which action? एक नर्स है जिसने कभी आईसीयू में काम नहीं किया है, अब आईसीयू में जो है स्टाफ की कमी होने से उसको फ्लोट करने के लिए बोला। फ्लोटिंग बोलते हैं जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम म्यूचुअली किसी को भेज देते हैं अंडर स्टाफिंग होने की वजह से या वहाँ पे ओवरबर्डन होने की वजह से। ये होना हॉस्पिटल्स में कॉमन है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। दिस इज नॉर्मल पॉलिसी फॉलोड इन द हॉस्पिटल। ऑप्शन है रिफ्यूज टू फ्लोट, रिफ्यूज तो नहीं कर सकते हैं। क्लैरिफाई विद द टीम लीडर टू मेक अ सेफ आईसीयू क्लाइंट असाइनमेंट। यस, ये करना है, अपने टीम लीडर को बताना है कि मैंने आईसीयू में कभी काम नहीं किया है, तो मुझे जो पेशेंट्स दिए जाएं वो इस तरीके के दिए जाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो और मैं इजीली हैंडल कर सकूं। तो यहाँ सेफ आईसीयू असाइनमेंट के बारे में बोलना है। आज द नर्सिंग सुपरवाइजर टू रिव्यू द हॉस्पिटल पॉलिसी। यहाँ पे जो है वकील लेके आने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल पॉलिसी में फ्लोटिंग होना इज़ नॉर्मल बात। देन सबमिट अ रिटर्न प्रोटेस्ट, रिटर्न प्रोटेस्ट करने से नौकरी जाएगी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ जो है क्लैरिफाई करना है आईसीयू असाइनमेंट ताकि उसी हिसाब के दे, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट, वेंटिलेटर एसोसिएटेड पेशेंट ना दिया जाए। तो बी राइट आंसर होगा। देन विच आइडेंटिफाइज एक्यूरेट नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन नोटेशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। नर्सिंग को डॉक्यूमेंट करना है तो इनमें से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में करते हैं हम? अ क्लाइंट स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, एब्डोमिनल वुंड ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट। क्लाइंट स्लेप्ट ये हम लिखते हैं, नर्सिंग नोट्स की बात हो रही है कि बेसिकली हम नर्सिंग नोट्स में क्या लिखते हैं, तो स्लीपिंग जो है वो इंडिकेट कर रही है क्या चीज़ की कंफर्ट है पेशेंट को और जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आराम है ताकि पेशेंट इजीली सो रहा है, ठीक है। एब्डोमिनल ड्रेसिंग इज ड्राई एंड इंटैक्ट, ये भी हम करते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है। द क्लाइंट सीम्ड एंग्री मैन अवेकेंड, ये नहीं करते हैं, जो एक्सप्रेशन है वो हम नहीं लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। द क्लाइंट अपीयर्स टू बी एंग्शियस, ये भी एक्सप्रेशन वाली बात है। द क्लाइंट्स लेफ्ट लोअर मीडियल लेग वुंड इज, ये तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे हम किसी चीज़ की फाइंडिंग्स लिख रहे हैं वो तो हम लिखेंगे, लेकिन एक्सप्रेशंस हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सी एंड डी नहीं होगा, ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर है। Next, a nursing instructor delivers a lecture to nursing students regarding the issue of clients' rights and asks a nursing student to identify a situation that represents an example of invasion of privacy.
Which situation if identified indicates understanding of violation of this right? पेशेंट का राइट होता है प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब है कि हम बिना उससे पूछे, बिना उससे परमिशन लिए उसके पर्सनल स्पेस में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल बताइए। परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना इज नॉट invasion of privacy, this is assault. Threatening to give a medication, this is also not present. Then telling the client that he or she can't leave the hospital, then ये भी क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इसको बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल से नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का एग्जाम्पल है। ऑब्जर्विंग केयर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट विदाउट क्लाइंट परमिशन, ये है कि उसको जो केयर दी जा रही है उसे बिना पूछे हम वहाँ पे एंट्री कर गए और पेशेंट ने अगर आरोप लगा दिया तो हम इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के तहत जो है वो हम गलती कर चुके हैं। तो यहाँ पे कभी भी पेशेंट के प्राइवेट स्पेस में विदाउट आस्किंग जो है एंट्री नहीं होनी चाहिए। डी, नर्सिंग स्टाफ आर सिटिंग इन द लॉन्च टेकिंग देयर मॉर्निंग ब्रेक। एक यूएपी है जो टेल्स दैट शी थिंक्स दैट यूनिट सेक्रेटरी हैज AIDS and proceed to tell the nursing staff that the secretary probably contracted the disease from her husband, who is supposedly a drug addict. The registered nurse should inform the UAP that this accusation has violated which legal tort. Tort चीज़ें होती हैं, अगर टोर्ट आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो मेरी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में टोर्ट पे, आप वो देख सकते हैं। टोर्ट लीगल राइट्स होते हैं जिनको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। एक यूएपी है, वो एक लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स को कह रही है कि उसको एड्स हो गया है जो कि उसको हस्बैंड से मिला होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो वो उसके क्या कर रही है, वो उसको एक डिफेम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ लाइबल, स्लैंडर, असॉल्ट और नेग्लिजेंस। यहाँ स्लैंडर इसको बोलते हैं जहाँ पे हम वर्बल डिफेमेशन करते हैं। डिफेमेशन मतलब उसको बदनाम कर रही है वर्बली, तो ये वर्बल डिफेमेशन इज स्लैंडर। उसको और लाइबल होता है जब हम रिटर्न किसी को बदनाम करते हैं, रिटर्न डिफेमेशन इज स्लैंडर, लाइबल। और स्लैंडर होता है जब हम वर्बली कर रहे हैं, यहाँ पे वो वर्बली कर रही है तो वो स्लैंडर जो है इसके अंडर वॉयलेट कर रही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करके मुझे बताइएगा। सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मुझे बहुत हेल्प होगी। मैं पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ही मैं पढ़ाना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी पर्सनल बेनिफिट। मुझे सिर्फ ये है कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, एक मुझे अंदर से पढ़ाने की इच्छा है, तो मैं ये क्लासेस जो है कंटिन्यू करूँगी अगर आपका रिस्पॉन्स इन पे अच्छा रहा तो। थैंक यू।